लाल किले के सामने हुए आतंकी हमले को लगभग 24 घंटे गुजर चुके हैं। एनआईए अब इस मामले की जांच कर रहा है। एक के बाद एक नए खुलासे होते जा रहे हैं। ये ज़रूर हो रहा है कि 14 साल बाद दिल्ली में पहला बड़ा आतंकी हमला, यानी जो सरकार 11 साल से एक कवर शील्ड बना चुकी थी आतंकियों ने इस हमले के साथ, इस शील्ड में थोड़ा घुसपैठ तो की है, लेकिन इस हमले से ज़्यादा बड़ी चीज़ अगर हिंदुस्तान के आतंकी इतिहास में ये सबसे बड़े हमला बनने की तरफ था, या एक ऐसा हमला जो शायद हज़ारों लोगों की जान को ले सकता था, वो कहानी है कि 2900 केजी अमोनियम नाइट्रेट का बरामद होना, जो हिंदुस्तान के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के आतंकी इतिहास में शायद किसी इतने बड़े एक मॉड्यूल के पास इतनी बड़ी तादाद में इतना विस्फोटक कभी बरामद नहीं हुआ हो। एक के बाद एक रहस्य खुलते जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यहाँ होता है जहाँ हम लोग लाल किले के सामने हैं। यहीं आपने देखा कि किस तरह से वहाँ फोरेंसिक्स की टीम लगी हुई है, वो सिर्फ इस बात को देखने के लिए कि आखिर इसका मॉड्यूल का जो ये तरीका, उसका आईडी वो किस तरह का था, क्योंकि हथियार डॉक्टर उमर, अगर डॉक्टर उमर जो फिदाइन था, जिसने फिदाइन के तौर पर, लेकिन क्या उसका यही टारगेट था, ये देखने की ज़रूरत है। क्योंकि 3 घंटे तक अगर वो पार्किंग में रहता है, तो पार्किंग में रहने के बाद जब वो मूव कर रहा है तो क्या ये टारगेट है? क्योंकि फिदाइन अटैक अगर आप पूरी दुनिया में करते हैं तो वो स्ट्राइक करता है। स्ट्राइक करते वक्त अगर वो धीमे से चलता हुआ है तो ये तय है कि वो एक कोई उसके दिमाग में हमले की जगह को क्लैरिटी नहीं थी, क्योंकि अगर फरीदाबाद में मॉड्यूल पकड़ा गया तो उसके बाद जो हिस्सा बाहर था वो हमला करने की स्थिति में था। यानी जहां भी जिस भी तरह से वो इस हमले को अंजाम देना चाहता था, क्योंकि ये मान चुका था कि 2900 केजी जो अमोनियम नाइट्रेट है, जो शायद दुनिया में वहां तक कैसे पहुंचा इसको तो देखा ही जाएगा, क्योंकि उनके पास कोई आईडी एक्सपर्ट्स और तमाम लोग अगर वो अरेस्ट नहीं हुए तो अभी भी खतरा हो सकते हैं। लेकिन डॉक्टरों का ये आतंकी मॉड्यूल दुनिया में पहला होगा, क्योंकि आप अल-कायदा का जो चीफ अयमान अल जवाहिरी, उसको डॉक्टर ही था, लेकिन उसके बाद हिंदुस्तान में एक डॉक्टर आपने पुणे में एनआईए ने कुछ महीनों पहले ही पकड़ा, जो बेहतर एनेस्थेलॉजिस्ट था, यानी देश के बेहतरीन एनेस्थेलॉजिस्ट या रेडियोलॉजिस्ट या डॉक्टर के बाद अब ये तो एक सीरीज़ निकल पड़ी है, क्योंकि डॉक्टर शाहीन जो मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड कही जाती है, वो जैश की महिला विंग के हेड होने की बातें आ रही हैं। अभी तक हालांकि पुलिस की तरफ से कोई प्रॉपर ब्रीफिंग नहीं, लेकिन एटीएस छापे मार रही है अलग अलग जगह। परवेज अंसारी जो उसका भाई है वो भी फरार है। इसके अलावा अगर हम यहाँ देखते हैं डॉक्टर मुजम्मिल, उसका साथी अरेस्ट किया जा चुका, उमर का साथी वहाँ। लेकिन जो लड़ाई है वो ये है कि आखिर लाल किला टारगेट क्यों बनता है? लाल किला अगर उस खाना जंगी का गवाह रहा, जहाँ कत्ल होते रहे, जहाँ लोगों ने हज़ारों कई सारी लड़ाइयाँ इस देश की सत्ता पर देखी आज़ादी के बाद, ये एक प्रतीक के तौर पर बना। लेकिन आज से ठीक 25 साल पहले की तरफ देखते हैं तो 22 दिसंबर 2000 की वो रात जब यहाँ 2 आतंकी अबू शामल और उसके साथी अंदर घुस जाते हैं AK-47 के साथ, और चूंकि यहाँ राजपूताना रेजिमेंट का इंटेरोगेशन सेंटर था, उस पर अटैक होता है। ये बात तो बाद में पता चलती है जब आतंकियों का पूरा मॉड्यूल बस्ट किया जाता है कि आखिर किस तरह से यहाँ इंटेरोगेट कर रहे थे। इसीलिए जो कश्मीरी आतंकी है, उन लोगों ने ये तय किया था कि उनको यहाँ अटैक करना है। उसमें 3 लोग मारे गए थे। बहुत लंबा मुकदमा चला था, उसमें कुछ लोग यहाँ के अरेस्ट भी हुए थे। जामा मस्जिद के पास का एक बागवान करके लड़का, जिसको बाद में कोर्ट में सजा पूरी करने के बाद आया, कोर्ट ने ये माना कि उसने सिर्फ सहयोग किया था, यानी वो गोली चलाने में नहीं था, इसीलिए उसको आजीवन कारावास या उस तरह नहीं दिया गया था, 7 साल की जेल के बाद। और 18 साल बाद उस घटना का मास्टरमाइंड 2017 और 18 में एयरपोर्ट से पकड़ा गया था। लेकिन उसमें अशफाक अहमद और कई सारे लोग, जो जामिया में पाकिस्तानी था जिसने यहाँ की महिला के साथ शादी की थी, वो जो 22 दिसंबर का पहला अटैक था, उसके बाद 3 दिन बाद जो जामिया में एक एनकाउंटर होता है, उसमें अबू शामल और उसका साथी मार गिराया गया था। वो स्पेशल सेल की एक बड़ी कार्रवाई थी। लेकिन इस बार एनआईए, चूंकि एनआईए ने पिछले 1 साल में कई सारे बड़े AQIS यानी अल-कायदा का जो इस सब कॉन्टिनेंट के लिए बना हुआ टेरर मॉड्यूल है, उसको बस्ट किया है। ISIS खुरासान प्रोविंस जो दुनिया का सबसे आतंकी संगठन है, उसके कई सारे लोगों को पकड़ा है। और दिल्ली में भी, क्योंकि आतंकी संगठनों को अपना सिर्फ एक हमला, उसको सिर्फ एक हमले में कामयाब होना होता है। और जो जांच एजेंसियां हैं, जो सुरक्षा एजेंसियां, उनको 1000 कॉल भी आती हैं तो उनको हर एक कॉल में कामयाब होना है। 999 कॉल अगर वो सुलझा भी लेते हैं तो एक कॉल उनकी पूरी उसको बस्ट कर सकता है। क्योंकि जिस तरह से उन लोगों का, जो लोग यहाँ से गुजर रहे थे, जो काम करके मजदूरी करके शाम को अपने घर लौट रहे होंगे, उनको शायद सुरक्षा एजेंसीज का कवर कितना
हुआ उससे उनको कोई मतलब नहीं रहा होगा उनके परिजनों को, क्योंकि इनमें से शायद भी दरअसल बहुत लंबे समय से आतंकवाद को लेकर बहुत जो दिमाग में लोगों के परसेप्शन बनाया जाता है, मदरसे से लेकर और मौलवी और मौलाना तक ले जाने की कहानी है, उससे अलग कहीं जा चुका। ये इंटरनेशनल जो एक इस समय आप देखेंगे आतंकवाद का जो रास्ता है, उसमें हाईली क्वालिफाइड लोगों की टीम्स तैयार होती हैं, और ये शायद यूनिक होगा पूरी दुनिया में, जिसमें अभी तक सिर्फ डॉक्टर मिल रहे हैं। और वो डॉक्टर कोई ऐसा नहीं कि आप क्वैक समझ रहे हो। ये शुरुआत होती है पुलवामा के उस जगह पर 29 की रात एक जगह पोस्टर लगते हैं उस शहर में, जो जैश की तारीफ में, जैश जिंदाबाद लगते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स दिखाई देता है जो पोस्टर चिपका रहा था। उसकी पहचान होती है, सहारनपुर में वो डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा है। ये पता चलता है डॉक्टर आदिल सहारनपुर में है, पुलवामा का रहने वाला। उसको ट्रैक किया जाता है, इंटेरोगेशन होती है तो पता चलता है उसका एक साथी अल फलाह जो मेडिकल है उसमें पढ़ा रहा है। वो वहाँ तक पहुँचते हैं मुजम्मिल, और मुजम्मिल के सहारे डॉक्टर शाहीन जो अभी जैश की महिला विंग की हेड कही जाती है। आपको याद होगा 15-20 दिन पहले जैश की तरफ से ये कहा गया था कि वो एक महिला विंग तैयार कर रहा है। अभी ये घटना हो ही रही थी कि मुजम्मिल के साथ एक डॉक्टर फरार हो जाता है। वही फरार डॉक्टर उमर जो 2900 केजी अमोनियम नाइट्रेट के बरामद होने के बाद जो चीज़ उसके पास थी वो लेकर यहाँ पहुँचता है। आप देखिए, अगर उसकी कार का मूवमेंट चेक करते तो 3 घंटे तक वो पार्किंग में है। तो उस समय तक वो क्लैरिटी नहीं है कि उसका अटैक क्या था, टारगेट क्या था, क्योंकि 2900 केजी, अगर हम 2900 केजी अमोनियम नाइट्रेट की ताकत को आंकना चाहते हैं तो इसको 1000 C4 यानी RDX के बराबर, यानी कम से कम एक शहर को उड़ा देने के लिए पर्याप्त मात्रा। और यही माना जा रहा है कि आखिर कितनी बड़ी वारदात वो करना चाहते थे, क्योंकि इससे पहले सबसे बड़ी या तो मुंबई अटैक आप देखेंगे जो दाऊद के समय पर हुआ, या फिर 26/11 और नवंबर के महीने में ये दूसरा ऐसा बड़ा अटैक था। इसे समझा जा रहा है एजेंसीज अभी सिर्फ उनका सबसे पहला एजेंसीज का निशाना ये है कि आखिर टारगेट क्या था, वो चाहते क्या थे, उस मॉड्यूल का निशाना कौन थे। क्योंकि जो यात्रा चल रही है, अगर आप 3000 केजी अमोनियम नाइट्रेट की बात करते हैं तो अमोनियम नाइट्रेट का मतलब 3000 केजी का एक कितना पैसा इकट्ठा हुआ होगा, वो फंडिंग कैसे हुई होगी। सबसे बड़ा चैनल होता है कि फंडिंग कैसे आ रही है, ये ट्रेनिंग कहाँ से है, ये सब चीज़ों पर मुझे लगता है NIA इसके बाद बात करेगी, क्योंकि फोरेंसिक्स की टीमें लगी हुई हैं। अभी तक जब कल ये विस्फोट हुआ तो उस वक्त तक ये तय नहीं हो पा रहा था कि ये कौन से इसका जो मटीरियल है वो क्या है। क्योंकि हम लोगों को याद आता है जब हम लोग 2008 का बटला हाउस एनकाउंटर कवर कर रहे थे, या इंडियन मुजाहिदीन का वो दौर याद कीजिए। उस वक्त IED एक्सपर्ट छोटा साजिद था जो सैफ के साथ एनकाउंटर में मारा गया था। उसके बाद IM की घटनाएं कम हो गई थी, नहीं तो आतंकी घटनाएं एक के बाद एक इस देश में हो रही थी, चाहे दिल्ली हो चाहे सब। उन सब में वही आजमगढ़ का मॉड्यूल जो संजरपुर गाँव के रहने वाले लड़के, उन लोगों ने पूरे देश को दहला दिया था। लेकिन उनके साथ ही IM के पास जब IED बनाने वाला शख्स खत्म हो जाता है तो उसके बाद आतंकी घटनाएं खत्म होती हैं। उसके बाद पाकिस्तान का ट्रेंड वकास आता है। वकास के समय में कई सारे IED ब्लास्ट होते हैं और वकास जब पकड़ा जाता है तो उसके बाद बंद होते हैं। अब ये ज़रूर है 11 साल से हमने कोई हिंदुस्तानी उस पर बड़ा अटैक नहीं देखा, तो उसका कारण ये नहीं था कि कोई आतंकियों ने वारदात बंद कर दी थी, उसके लिए प्रिवेंटिव एक्सेस बहुत हुए। इस सरकार ने जांच एजेंसियों को उन तमाम दुनिया की जो आधुनिकतम तकनीक हैं उनसे लैस किया, और उसके बाद आपने देखा होगा कम से कम ऐसे 20 नेटवर्क हैं जो पकड़े गए, जो बस्ट हुए। लेकिन चूंकि आदमी उस पर नज़र नहीं रखता, एजेंसीज़ के साथ ये दिक्कत भी है कि उनको सैकड़ों सफलताओं पर भले ही कोई तारीफ ना करे, लेकिन एक असफलता उनके माथे पर चिपकती है। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि उन्हीं की जिम्मेदारी है आम आदमी को इस खतरों से बचाए रखना। और उनकी एक गलती, कई परिवारों से एक हल्की सी लापरवाही, क्योंकि मोहम्मद उमर वहाँ उस नेट से निकलने में कामयाब हुआ। अगर मोहम्मद उमर को वहीं पकड़ लिया जाता तो ये संभव है, क्योंकि 2900 केजी के बाद मुझे लगता है इस देश की जांच एजेंसियां भी सख्ते में हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि इस मॉड्यूल की ताकत क्या है और तैयारी क्या है और निशाना क्या है। क्योंकि जो 50,000 की यात्रा अभी चल रही है, एकता यात्रा जिसे धीरेन्द्र शास्त्री जो पलवल तक पहुंच रही है, लोग उसकी बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो एक निशाना होगी। इसके अलावा ये अलग अलग जगह, अलग अलग शहरों पर हमला करने की तैयारी हो सकती है। अभी ये नेटवर्क में मुझे लगता है ये टिप ऑफ आइसबर्ग है, इसको बहुत आगे तक जाना है। क्योंकि 2900 केजी अगर अमोनियम नाइट्रेट है तो वो किसी 1-2 घटना के लिए नहीं है,
वो अलग अलग जगह एक साथ शायद दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला करने की कोशिश हो सकती है, जो एक साथ कई शहरों में होता। ये चूंकि जो मुसैब की यानी मुजम्मिल की जो बातचीत इंटरोगेशन अभी तक जो उन्होंने पकड़ा है, उस बातचीत में इशारा हो रहा है कि वो बाहर के एक उससे बात कर रहा है, जो अपने हैंडलर से बात कर रहा है पाकिस्तान के, वो ये कहता है कि एक बड़ा कुछ करना है आपको इसके लिए ऊपर से चुना गया, मतलब अल्लाह का नाम लेता है, लेकिन वो उनका अपना एक एजेंडा होगा, वो उसको मोटिवेट कर रहा है कि एक बड़ा काम आपको करना है। लेकिन वो काम क्या है ये अभी तक नहीं पता। और एनआईए की जो सबसे पहली लड़ाई होगी, वो सबसे पहली लड़ाई उस काम को पता करने की होगी कि ये नेटवर्क कहाँ से, इसको ट्रेन कहाँ से किया गया। मुझे लगता है कि डॉक्टर शाहीन जो वहाँ से पकड़ी गई है लखनऊ से, उसका भाई अभी परवेज़ वो फरार है मडियाऊ का, अभी हर जगह पर एनआईए सर्च कर रही है। इसके साथ साथ एटीएस लखनऊ में, लखनऊ से मुजफ्फरनगर तक सर्च कर रही है। ये अगर आप एक पूरा मैप बनाते हैं हिंदुस्तान के, तो आपको समझ में आता है कि ये मॉड्यूल कहाँ से चलता है। पुलवामा से अनंतनाग 8 जो कल तक जो आज दोपहर तक की गिरफ्तारियां थी, उसमें से 7 कश्मीरी थे, लेकिन अब संख्या बढ़ती जा रही है अलग अलग राज्यों के लोगों की जिनको डिटेन किया हुआ है, जिससे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी जो एक वारदात से पहले मुझे लगता है सुरक्षा बलों की एक कामयाबी, एक विफलता। कामयाबी ये कि उन्होंने इतने बड़े आतंकी मॉड्यूल को उसके एक्शन में आने से पहले नष्ट कर दिया, और उससे पहले एक गलती कि एक विफलता ये कि वो उन अब तक मरने वालों की संख्या 12 लगभग हो चुकी है, उन बेगुनाहों को नहीं बचा पाए। ये थोड़ी सी एक उनके पास शायद उन परिवारों को लगता है कि ये गलतियाँ हो सकती हैं और उसका कोई भरपाई नहीं होती, लेकिन जाँच जो है वो बता रही है कि जिस तरह से अगर हम लोग अब ये जो फोरेंसिक्स है, फोरेंसिक्स की टीमें ये बताएंगी कि आखिर आईईडी और क्या एक्सपर्टाइज था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आईएम के ब्लास्ट याद होंगे। सूरत के 30 बम इसलिए नहीं फटे थे क्योंकि उनका टाइमर सही से नहीं था, आईईडी सही नहीं था, उससे वो लोग बच गए थे, और वही बम अहमदाबाद में ब्लास्ट करने में कामयाब हुए थे। तो पुलिस को और एजेंसीज को फोरेंसिक्स जांच से ये भी पता चलता है कि आखिर आईईडी बनाने वाला कौन शख्स है और उसकी ट्रेनिंग क्या थी। तो हमको वो फुटप्रिंट देखने होंगे, उसी के बाद ये पता चलेगा कि आखिर जांच क्या होगी। लेकिन 25 साल बाद वही समय, ठीक 25 साल बाद लाल किला फिर एक बार आतंकियों की जद में है। 22 दिसंबर से लेकर अब नवंबर है, तो ये एक जो है लंबा वो है। हम लोग यहाँ इस समय लाल किले के सामने एक लोगों की निगाहें टिकी हैं कि शायद इस मॉड्यूल का पता चले, क्योंकि ये दुनिया को शायद दहला देने की कोशिश थी, और हिंदुस्तान में 1, 2, 100, सैकड़ों की नहीं, हज़ारों और इसकी संख्या बढ़ाकर एक इतनी बड़ी वारदात करने का एक ख्वाब तो कम से कम आतंकवादियों ने देख ही लिया था, जिसको इस देश की सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते तोड़ दिया, ये कहा जा सकता है। अभी इसमें बहुत सारे पन्ने खुलने बाकी हैं, अभी ये पता चलना बाकी है कि आखिर इसका वो कौन है। देश के प्रधानमंत्री भूटान से कहते हैं कि वो लोग पकड़े जाएंगे, उनको कानून के कटघरे में किया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान अपने बॉर्डर पर तैनात है इस वक्त। तो अब देखना होगा कि कौन लोग निकलते हैं, उनके पीछे कौन होते हैं और उनका निशाना क्या था। ठीक है।